अक्टूबर महीने में प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइन का पालन करने के लिए बूथ की संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी है। 18 जिलों के कलेक्टरों ने चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए अपनी तैयारियों का खाका पेश कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के संकेत के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने उपचुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी कल से 24 अगस्त तक ग्वालियर में मेगा शो करने जा रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी सदस्यता अभियान करेंगे और इसके अलावा उपचुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 27 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी 27 विधानसभा सीटों के प्रभारी सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर में होने वाले उपचुनाव के संकेत मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि उपचुनाव से पहले सभी तरह के संगठन और रणनीतिक स्तर पर कार्रवाई पूरी कर ली जाए और चुनाव के समय दोनों ही सियासी दल पूरी तरीके से तैयार रहें। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मेगा शो के लिए लगाए गए पोस्टरों में बीजेपी के पुराने चेहरे नदारद है, जबकि सिंधिया समर्थक नए चेहरों की भरमार नजर आ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर आएंगे। संभवतः 22 से 24 अगस्त के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल दौरा होगा। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में हजारों कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 22 से 24 अगस्त के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आएंगे। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस छोड़ हजारों कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उधर बीजेपी के इस मेगा शो पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग जनसेवा का बहाना कर सड़क पर उतरने की बात कहते थे, जिन्होंने जनमत बेचा है, वो लोग अब जनता की फिक्र छोड़ कोरोना के काल में अपनी पार्टी के लिए मेगा शो करने पर तुले हैं। बीजेपी की पोस्टर में छाई गुटबाजी पर बीजेपी के पुराने नेताओं का कहना है कि बीजेपी में ऑल इज वेल है, लेकिन पोस्टर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी का इशारा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। राजधानी भोपाल में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। लगातार चूना भट्टी के साथ भोपाल के अलग अलग स्थानों में आयकर विभाग की टीम इस कार्रवाई को कर रही है और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का अभी तक खुलासा हुआ है और लगातार कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और जो कंपनी है उसकी अलग अलग 5 से ज़्यादा फर्म की जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार से जानकारी ये मिली है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिलने की संभावना है। भोपाल में 300 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, 22 रेसिडेंशियल प्लॉट, 7 फ्लैट, 6 मकान, 4 डुप्लेक्स, 2 होटल रिसोर्ट और 8 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, 2 शॉपिंग मॉल, 4 दुकानें, 2 होटल समेत कई प्रॉपर्टी में करोड़ों का निवेश की जानकारी आई है। बताया जा रहा है कि फेथ कंपनी में प्रदेश के रिटायर्ड अधिकारियों का 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। इसके अलावा अभी तक 1 करोड़ की नकदी, 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। रातीगढ़ में राघवेंद्र तोमर ने अपने बेटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूजीलैंड की तर्ज पर 2 क्रिकेट मैदान बनाए थे। स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट का शुभारंभ भी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान ने इन स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। बताया ये भी जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने एक मैच यहाँ पर खेला था। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह तोमर रिटायर्ड आईजी के बेटे हैं और व्यापम घोटाले में प्री पीजी परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में सरकारी गवाह इन्हें बनाया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ कई राजनीतिक कनेक्शन राघवेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसको लेकर पड़ताल करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो लगातार दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है और पीयूष गुप्ता, जो कि चूड़ी वाला जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके ठिकानों पर भी ये कार्रवाई लगातार की जा रही, क्योंकि 4 साल के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी के धंधे में करोड़ों की कमाई की है।
कई इन्वेस्टमेंट को लेके जांच पड़ताल और दस्तावेजों को जुटाया गया है। फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर के साथ पीयूष गुप्ता जो कि बिल्डर है, जिनकी गोल्डन नाम से कंपनी है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है। उनके एनआरआई जो कि कोईफिजा स्थित बंगला है वहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि इससे पहले जो उनके नौकर हैं विपिन जैन, उनके चौक बाजार स्थित घर पर भी इनकम टैक्स की एक टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कई खुलासे इस पूरे मामले में हुए, किस तरीके से काली कमाई को वाइट करने का काम इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि कई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। और ये खुलासा न्यूज़ 18 पर विपिन जैन जो कि नौकर है, जो कि 6 साल से पीयूष गुप्ता के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उसने ये खुलासा किया और बताया है कि 3 ज़मीन है उनके नाम पर, ये ज़मीन की गई, रजिस्ट्री कराई गई, खरीद फरोख्त जो है नौकरों के नाम पर करते हैं। इस तरीके का खुलासा अब तक की पड़ताल में हुआ है और लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। और 15,000 की मामूली नौकरी करने वाला विपिन जैन के नाम पर किस तरीके की करोड़ों की प्रॉपर्टी नाम की जाती है, तो इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। यही कारण है कि दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम, पीयूष गुप्ता जो कि बिल्डर है, चूड़ी वाला नाम से ये फेमस है, इनकी कई दुकानें, कई ज़मीन और कई तरीके की प्रॉपर्टी की जानकारी इनकम टैक्स को जांच पड़ताल के दौरान मिली है। मध्य प्रदेश में भले ही गणेश प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करने की परमिशन ना हो, लेकिन इंदौर में दादा के नाम से मशहूर रमेश नदोला ये गोल स्कूल ग्राउंड पर सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमा स्थापित करा रहे हैं। उसकी तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही हैं। भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। जो इस इलाके की रोड्स हैं उन पर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो गेट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि किसी को भी किसी तरह की परमिशन नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी पर ये प्रतिमाएं स्थापित करे, लेकिन दादा की अपनी यहाँ पर सत्ता और सरकार चलती है और यही कारण है कि गोल स्कूल ग्राउंड में उन्होंने ये भव्य पंडाल तैयार करा दिया है। हालांकि इस आयोजन की भी परमिशन नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस तमाम तरह के सवाल भी उठा रही है कि आखिरकार इनको परमिशन किस तरह दी जा रही है। अगर इनको परमिशन दी जा रही है तो शहर भर में जितनी भी प्रतिमाएं स्थापित लोग करना चाह रहे हैं या पिछले साल जितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई थी उनको भी परमिशन दी जाए। तो इस तरह के सवाल कांग्रेस उठा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर क्या आयोजन होता है, प्रतिमा स्थापित होती है या नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बिना परमिशन के कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। भोपाल में सोशल मीडिया के जरिए ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, जहां कोईफिजा निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। भोपाल के कोईफिजा निवासी अलवीना की शादी 2001 में फैज अंसारी नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद दोनों ही सिंगापुर शिफ्ट हो गए। हालांकि कुछ पारिवारिक कारणों के चलते दोनों ही फिर सिंगापुर से बेंगलुरु आ गए। अब बेंगलुरु में काफ़ी साल रहने के बाद तकरीबन शादी के 19 साल बाद अब पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उनके 2 बच्चे और मां को बंधक बनाया है और उसके साथ मारपीट की है। जब महिला इस पूरे मामले की शिकायत लेकर बेंगलुरु थाने पहुंची तो बेंगलुरु पुलिस ने उल्टा महिला पर ही मामला दर्ज कर दिया। उसके बाद महिला भोपाल आ गई और अपने पति के खिलाफ ट्रिपल तलाक का मामला दर्ज कराया है। हालांकि कोईफिजा पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार किसकी गलती है। सोशल मीडिया के जरिए ट्रिपल तलाक का ये भोपाल का अनोखा मामला है, जहां दोनों ही एनआरआई पति पत्नी हैं। इस पूरे मामले में महिला ने भोपाल के कोईफिजा थाने में मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी भोपाल में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस वक्त हबीबगंज ब्रिज पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई हैं। गाड़ियां पूरी डूबती हुई इस वक्त एक ट्रक यहां से गुजर रहा है और ये अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से हो गई हैं। ये पानी नगर निगम के और प्रशासन के उन दावों की पोल भी खोलता है जिसमें हर बार ये कहा जाता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से 4 पहिया गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं पूरी डूबती हुई। ख़ास तौर से जो 2 पहिया वाहन चालक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इस दौरान
कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में इस तेज बारिश में जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं राजधानी की वो इस वक्त में समंदर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं घटिया निर्माण कार्यों की भी पोल खुल रही है और बाढ़ के हालात में प्रशासनिक बदइंतजामी भी खुलकर सामने आई है। जिले की ताप्ती नदी, माचना नदी, पूर्णा नदी, धार नदी, बेल नदी जैसी प्रमुख नदियां लगातार उफान पर है। नदियां उफान पर होने के बावजूद छोटे बड़े वाहनों से लेकर बाइक चालक तक इन उफनती नदी नालों को पार करने का जोखिम ले रहे हैं। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के बासपुर गांव में बना एक 50 लाख की लागत का डैम भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। पहली ही बारिश झेल नहीं पाए इस डैम की सेफ्टी वॉल पूरी तरह से टूट गई है और डैम के पानी का लगातार यहां से बहाव बना हुआ है, जिसके कारण डैम के आसपास खेतों में भी जलभराव हो गया है। प्रशासनिक बदइंतजामी का आलम ये देखिए कि जिले भर की नदी नाले उफान पर होने के बावजूद राजस्व अमला नदारद है, पुलिस विभाग नदारद है और यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों को भी जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो भी ठीक से नहीं निभाई जा रही हैं। अगर इसी तरह के हालात यहाँ पर बने रहे तो जल्द ही कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर तकरीबन 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जबलपुर जोन का यह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। जबलपुर का मदन महल स्टेशन आने वाले दिनों में कई मायनों में खास होगा। सबसे पहले इसे हाईटेक बनाने का प्रयास किया गया, उसके बाद इसे पिंक स्टेशन घोषित किया गया और अब यह तीसरी बड़ी उपलब्धि कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी मदन महल स्टेशन पर होगा। बहरहाल CPRO के मुताबिक दिसंबर तक यह प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन यानी 24 बोगियों की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हो सकेगी और यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर बनने वाला यह प्लेटफॉर्म शायद प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है। इसको लेकर के एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके सैंक्शन होते ही आने वाले दिनों में इसी प्लेटफॉर्म को और भी लंबा किया जाएगा, जो पूरे प्रदेश में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। हर दिन 100 के पार मिल रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। आज राजधानी भोपाल से 143 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग उज्जैन और भोपाल में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सीरो सर्वेलेंस कराने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में सीरो सर्वेलेंस चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि इंदौर में कोरोना का सीरो सर्वेलेंस चल रहा है, जो 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वे में ये पता चलेगा कितने प्रतिशत जनसंख्या में कोरोना के एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं। इसके बाद उज्जैन और भोपाल में सीरो सर्वेलेंस करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा है कि कुछ जिलों में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट लेट आने की सूचना मिली है। इस संबंध में सभी संभागायुक्त अपने संभाग के जिलों में टेस्टिंग की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाए, ये सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में टेस्टिंग कम है, उन जिलों के कलेक्टर्स को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलों के लिए बनाए गए प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों में टेस्टिंग बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि अपने जिलों में वो पूरी चिंता रख रहे हैं। रोज समीक्षा करें और समय समय पर वहां दौरे भी करें, ताकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चेन को तोड़ा जा सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए राजधानी भोपाल में कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर के माना में लाखों की संख्या में मूर्तियां बना करती थी हर साल, और यहाँ पर गणेश उत्सव के एक दिन पहले और गणेश उत्सव के दिन के साथ ही लगातार 11 दिन तक यहाँ पर भीड़ नजर आती थी। खरीदार जो मूर्तियां लेकर जाते हैं उनकी भीड़ नजर आती थी, लेकिन जो मूर्तिकार है इस बार निराश है। वजह यह है कि लोगों में उत्साह काफी कम है और पहले से जो बड़ी मूर्तियां बनाकर रखी गई थी वो वैसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसके हिसाब से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। एक निश्चित जो है वो सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो माना में खासतौर पर कोलकाता से कारीगर आते हैं जो गणेश जी और दुर्गा जी की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन इस बार जो मूर्ति कार है
और जो मूर्ति सेंटर है जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती है वहाँ पर उदासी पसरी हुई है। अमूमन ये होता था कि हर साल यहाँ पर एक उल्लास का माहौल होता था, बैंड बाजे और गाये बाजे एक दिन पहले से बजना शुरू हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे अजीब सी उदासी पसरी हुई है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना के असर के चलते वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनका कहना है कि साल भर में केवल 2 ही अवसर ऐसे होते हैं मूर्तिकारों के पास में जब वो उनकी पूरे साल भर की रोटी का इंतजाम होता है, जिसमें दुर्गोत्सव और गणेशोत्सव का समय होता है। लेकिन इस बार कोरोना के असर के चलते जो है वो खासतौर पे उनका बिजनेस जो है वो मारा गया है और उसके साथ ही लोगों में उत्साह की भी काफी कमी है और यही वजह है कि मूर्तियां उन्होंने बनाकर तो रखी हुई है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। शिल्पग्राम कहलाने वाले ग्राम थनौद के मूर्तिकार आज संकट में है। दरअसल इस गांव का बच्चा जो है मूर्ति कला में निपुण है और इस गांव में जो है करीब 30 कलाकार ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार मूर्ति कला में निपुण है और इनके साथ में हजारों लोग हैं जिनको प्रतिवर्ष रोजगार मिलता है। लेकिन राज्य शासन की इस बार जो गाइडलाइन है उनके अनुसार मूर्तिकारों को बेहद नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने पिछले 6 माह पूर्व से ही मूर्ति बनाना आरंभ कर दिया था। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार की गई थी, समितियों द्वारा इन्हें ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब जो है समिति जो है उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इनकी बड़ी मूर्तियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, इनका लेने वाला कोई नहीं है और अब ये है आनन फानन में छोटी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इनको जो हुआ नुकसान उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन इन्हें पूरी उम्मीद है कि फिलहाल जो ये लोग मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं वो जरूर बिकेंगी और इन्हें कुछ नहीं तो आंशिक रूप से थोड़ा बहुत लाभ होगा। ये लाभ ना कहें तो कम से कम इनको जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई हो पाएगी। अब इनकी ये मांग है कि जो राज्य सरकार है वो दुर्गा पक्ष को लेकर एक स्पष्ट रूप से गाइडलाइन तैयार करे, क्योंकि उसके लिए भी कम वक्त बचा है और गणेश पक्ष के बाद में 15 दिनों के बाद में ठीक दुर्गा पक्ष आरंभ हो जाता है। तो अब शासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई वो जो भी गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन यहाँ पर लागू की जाए। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला मौदाहापारा थाने में सामने आया है, जहां पर एक नामी रेस्टोरेंट के नाम पर फेसबुक में जो है ऐड दिया गया था और उस ऐड में बताया गया था कि 1 प्लेट थाली अगर आप जो है खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको एक दूसरी थाली जो है मुफ्त दी जाएगी। इस ऑफर के झांसे में आकर एक युवती ने ऑर्डर किया और आरोपियों के द्वारा कहा गया कि आप एक ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद जो है खाना आप तक पहुंचेगा और आगे आपको आसानी होगी। इस झांसे में आकर युवती ने जैसे ही ऐप डाउनलोड किया उसके और उसके पिता के खाते से 12,000 रुपए पार हो गए। इसकी शिकायत मौदाहापारा थाने में की गई है। मौदाहापारा पुलिस जो है जांच में जुट गई है। साथ ही युवती के जो रुपए हैं वो वापस कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे लोगों के फेसबुक आईडी को हैक करके उनके दोस्तों को जो है झांसे में लेने की मामला हो या फिर ऑनलाइन के और तमाम तरीके जो है ये आरोपी इजाद करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अपने झांसे में लेते हैं। जरूरत लोगों को सावधान रहने की है ताकि इस तरीके की ठगी से वो बच सकें। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका में स्वास्थ्य विभाग और अकलतरा नगर पालिका प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अकलतरा नगर पालिका के रिहायशी इलाके में जो है पोस्टमार्टम भवन बनवा दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अकलतरा नगर पालिका के रिहायशी इलाके में पोस्टमार्टम भवन है और ऐसे में आए दिन यहाँ पोस्टमार्टम के लिए शवों को लाया जाता है और उनके साथ में उनके परिजन आते हैं जो रोते बिलखते रहते हैं। मुख्य मार्ग पर एक जाम की स्थिति लगी रहती है। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम होते हैं उनके ब्लड भी जो है पोस्टमार्टम भवन से निकल करके अन्य जो पिछवाड़े इलाके हैं उसमें फैलते हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना के संक्रमण के साथ साथ अन्य संक्रमण फैलने का भी खतरा लगा हुआ है। अब ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले और रिहायशी इलाके से इस पोस्टमार्टम भवन को हटा करके किसी अन्यत्र किया जाए, तभी लोगों के मन से संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जा सकता है। इसे लेकर के लोग काफी आक्रोशित भी हैं और दहशत में भी हैं। इन दिनों लगातार अंचलों में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। कई नदी नाले उफान पर है, वही कई ऐसे गांव हैं जो नदी में पानी होने की वजह से वो नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कई इस बारिश के चलते कोई बीमार व्यक्ति है वो भी नदी किनारे अपना दम तोड़ रहे हैं। लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाली उफान पर है। पुल पुलिया नहीं होने के कारण कोलीवाड़ा ब्लॉक के मुख्यालय से करीब 40-50 गांव का संपर्क कट गया है। इसी बीच में कामटेड़ा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम जामड़ी में एक युवक को जहरीले सर्प ने काट लिया। इलाज के लिए परिवार के लोग खाट पर रख युवक को लाकर नदी तट पर पहुंचे तो पानी अधिक होने पर पार नहीं हो पाए हैं।
टीन का नौका का बंदोबस्त करते देर होने पर युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने पर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पीएम नहीं होने पर परिवार को आर्थिक सहायता राशि नहीं मिलेगी। तहसीलदार को जैसे ही साफ करने के जमाबड़े गांव का एक युवक की मौत की सूचना मिली तो वहां परिजनों को कफन दफन कुछ देर बाद करने के लिए कहा और उफनती नदी को पार करने के लिए चिकित्सक पटवारी के साथ रवाना हो गए हैं। नदी में पानी अधिक होने पर जुगाड़ की नौका का ग्रामीणों ने बंदोबस्त किया। मौत होने पर अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। खाट से 100 को नीचे उतारकर डॉक्टर ने उफनती नदी तट पर पीएम किया। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार से कहा, बारिश के दिनों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती जाती है। ऐसे में परिवार के लोगों को सहायता राशि नहीं मिल पाती है। तहसीलदार ने इस दुख की घड़ी में उफनती नदी पार कर परिवार के लोगों की आर्थिक मदद के लिए कोशिश किया। दुख की इस घड़ी में इस उफनती नदी को पार कर तहसीलदार और पटवारी के साथ जब नदी के उस पार पहुंचने के बाद उनकी 100 का पोस्टमार्टम किया। ऐसे में तहसीलदार की तारीफ इलाके में जमकर हो रही है। जगदलपुर में 5 दिनों से हो रही बारिश का असर जिले के आसपास बहने वाली नदी और झरनों में भी दिखाई दे रहा है। भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की जलधाराएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है, लेकिन डरा भी रही है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकूट जलप्रपात का पानी धीरे धीरे सतह तक पहुंचने की कगार पर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात का नजारा मनमोहक नजर आता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या ताजा जानकारी, व्यवस्थाएं अब किस तरह की नजर आ रही हैं वहां पर? करें तो पूरा प्रशासन लगा तो हुआ है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन प्रकृति के इस तांडव के आगे प्रशासन भी जो है वो नतमस्तक नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जगदलपुर रायपुर मार्ग की तो कल शाम से ही आवागमन वहां पर बाधित है। आज सुबह 4:30 बजे पुल के ऊपर 4 फीट पानी था काकड़ी घाट के चलते, जिसके चलते अभी भी आवागमन वहां बाधित है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि करीब 2-3 घंटे और लगेंगे। हालांकि पानी उतरने के बाद पुल का पहले जायजा लिया जाएगा कि कहीं से वो क्षतिग्रस्त तो नहीं है। कमोवेश यही स्थिति भगवान के दरबार में भी हुई है कि चपका का बहुत ऐतिहासिक शिव मंदिर है जो पूरी तरह से पानी में समा गया है और ऐसी स्थिति पूरे जिले में है। अगर इधर हम शहर की बात कर लें, गणपति रिसोर्ट में वहां तक पानी पहुंचा हुआ है। यानी कुल मिलाकर आफत की ये बारिश कहीं पर लोगों को राहत देती नजर नहीं आ रही है। नदी झरने इस तरह से भयावह रूप लिए हुए हैं कि जो कभी लोगों को आकर्षित करते थे उनका पानी जो है वो इस समय लोगों को डरा रहा है। तो पूरे शहर के साथ ही ग्रामीण इलाके हैं, पूरे बस्तर के इलाके जहां पर की आफत की बारिश बरस रही है, वहां पर कुल मिलाकर के कहें कि लोग काफी ज्यादा खौफजदा हैं। और फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार जो इलाकों में बाढ़ के इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम कर रही है। अब से कुछ देर पहले जो नदी बोना इलाका कहलाता है, इंद्रावती नदी तट किनारे का, वहां से 34 लोगों को, जिसमें कि एक 60 साल की एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है, उन्हें निकाल करके अभी रेस्क्यू किया गया है कुछ देर बिल्कुल पहले। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं तो दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।